हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और नया फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ। हालांकि ये फैन फिक्शन ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जितना भी है मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। कम्युनिटी पर जो मैंने आपको फ़ैन फिक्शन रिकमेंड किया था, तो अभी तक मेरी उन ऑथर से बात नहीं हो पाई है। AO3 पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप डायरेक्ट ऑथर से कांटेक्ट नहीं कर सकते। वेटपैड पे तो डायरेक्ट ऑथर से कांटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन वेटपैड के फ़ैन फिक्शन अब मुझे ज़्यादा खास नहीं लगे। जितने अच्छे लगे थे वो मैंने आपसे शेयर कर दिए। AO3 पर एन नंबर्स ऑफ फ़ैन फिक्शंस हैं और काफ़ी सारे फ़ैन फिक्शन मेरे फेवरेट बन गए हैं। एक फ़ैन फिक्शन था लव इन फायर एंड ब्लड, उसको मुझे शेयर करने का बहुत मन था यार। AO3 पर शायद नंबर 1 फ़ैन फिक्शन होगा वो, लेकिन मैंने उनके ऑथर से पूछा तो उन्होंने बोल दिया कि मैं आपको रिकमेंड ज़रूर कर सकती हूँ, लेकिन मैं पूरी स्टोरी को सुना नहीं सकती ऐसे यूट्यूब पर। मतलब उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी, तो इसीलिए उसको तो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी। लेकिन सच में बहुत बहुत ऑसम स्टोरी है उसकी, लव इन फायर एंड ब्लड। उसको ज़रूर रीड करना। अभी जो फ़ैन फिक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मैंने कल ही पढ़ा था और मुझे इतना पसंद आया कि मैंने एक दिन में पूरा रीड कर लिया था। फ़ैन फिक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, इस फ़ैन फिक्शन में बॉटम वेइंग नहीं, बॉटम लांगवांगजी को दिखाया गया है। अगर आप BL नॉवेल्स, मंगास, मानहवास रीड करते हैं तो आपको पता ही होगा टॉपर बॉटम क्या है। इस फ़ैन फिक्शन में वांगजर वेइंग के बेबी को भी दिखाया जाएगा। यस, ये एक मेल प्रेगनेंसी वाला फ़ैन फिक्शन है। आप लोगों ने आवर हैप्पीली एवर आफ्टर को बहुत पसंद किया था, जिसमें वे वुशन को प्रेग्नेंट दिखाया गया था। सो आई होप आपको ये वाला फ़ैन फिक्शन भी अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट शेयर करूँगी। वीडियो को कम से कम 1.5 के लाइक्स तक पहुँचा देना, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपको ये फ़ैन फिक्शन पसंद आया है। और कमेंट सेक्शन में भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लग रहा है। ओके, तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। क्लाउड रेसेस में हमेशा की तरह जिंगशी में एक नई सुबह थी। लास्ट नाइट लांगवांगजी और वेवुशन के बीच में जो नाइट एक्टिविटी हुई थी, उसके बाद लांगवांगजी का उठने का तो मन नहीं था, लेकिन लैन क्लैन के रूल्स जो कि लांगवांगजी हमेशा फॉलो करता था, तो वो 5 बजे ही उठ गया था। वांगजी को अपनी बॉडी में कुछ पेन फील हो रहा था, लेकिन जब उसे याद आया कि नाइट एक्टिविटी में उसके और वेइंग के बीच में क्या हुआ था, तब उसके फेस पे सडनली एक स्माइल आ गई। लेकिन जल्दी ही वो स्माइल गायब हो गई, क्योंकि जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा वेइंग वहाँ नहीं था। उसने सोचा कि वेइंग शायद बेड के दूसरी तरफ सोया होगा, लेकिन जब वो टर्न हुआ तो वेइंग वहाँ भी नहीं था। अब वांगजी को वेइंग की चिंता होने लगी, क्योंकि वेइंग इतनी जल्दी उठने वाले लोगों में से तो नहीं था। जिंगशी में अंधेरा हो रहा था। वो बेड से उठा और उसने कुछ कैंडल्स को जलाया। उसने देखा कि वेइंग के क्लोथ्स, उसका रेड रिबन, सब कुछ वहाँ से गायब था। वांगजी की टेंशन और भी बढ़ने लगी। वांगजी सोच रहा था, लास्ट नाइट जो भी उन दोनों के बीच हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं उसी को लेकर वेइंग को रिग्रेट फील हो रहा हो और वो सुबह होते ही वहाँ से चला गया हो। वांगजी रात को ही वेइंग को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देना चाहता था, लेकिन उन दोनों के बीच जो भी कुछ हुआ उसके बाद दोनों ही सो गए थे। वांगजी श्योर था कि उनके बीच जो भी कुछ हो रहा है उसके बाद वेइंग खुद ही समझ जाएगा कि वांगजी उसके लिए क्या फील करता है, और लव कन्फेशन की शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वेइंग के इस तरह गायब हो जाने पर वांगजी को समझ नहीं आ रहा था। अब उसे लग रहा था शायद वेइंग के लिए ये सब वन नाइट के लिए ही रहा हो। वो वांगजी के लिए वैसा फील ना करता हो जैसा वांगजी उसके लिए करता है। लेकिन जितना वो वेइंग को जानता था, वांगजी को विश्वास था कि वेइंग ऐसा कुछ नहीं करेगा। वेइंग इतनी सुबह सुबह कोल्ड स्प्रिंग में नहाने भी नहीं गया होगा, या वो लिटिल एप्पल या रैबिट्स के पास भी नहीं गया होगा। लिटिल एप्पल के ख्याल से ही वांगजी सोचता है, मुझे लिटिल एप्पल के पास चेक करना चाहिए। अगर लिटिल एप्पल भी वहाँ नहीं हुआ, इसका मतलब वेइंग सच में यहाँ से जा चुका है। अब वांगजी ने तुरंत अपने क्लोथ्स वेयर किए, अपना फोरहेड रिबन पहना जो वेइंग ने रात को निकाल दिया था। अब वांगजी जैसे ही जिंगशी से बाहर जाने लगा, उसकी नज़र एक टेबल पर पड़ी जहाँ पर एक नोट रखा हुआ था। वांगजी ने तुरंत उस नोट को उठाया और उसने उस नोट को पढ़ना शुरू किया। उसमें अंदर लिखा हुआ था, लंचा, मुझे नहीं पता मैं कैसे शुरू करूं। मैंने जो भी कुछ तुम्हारे साथ किया वो सब के बाद मैं माफ़ी भी तुमसे किस मुंह से मांगूं। तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया, तुम मुझे अपना सोलमेट बनाना चाहते थे और मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया। मैंने कुछ ऐसा किया जो शायद तुम याद भी नहीं रखना चाहते होंगे।
मैं नहीं चाहता कि जब तुम उठो तो तुम्हारे पास मैं वहाँ हूँ, क्योंकि मुझे देखकर तुम्हें वो सब कुछ याद आएगा कि किस तरह मैंने तुम्हें प्रेशराइज़ किया। मैं जा चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी चिंता करो। अब मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा। मुझे पता है मैंने एक मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन को ख़राब कर दिया है और उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम मुझसे अच्छा सोलमेट डिज़र्व करते हो। उस लेटर को पढ़कर वांगजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो याद करता है कि रात को उन दोनों के बीच में क्या हुआ था। जब वेइंग वांगजी के रूम में आया था तो वांगजी ने उसको एम्पर्स स्माइल सर्व की थी और वेइंग उससे कह रहा था, लंजा, तुमने जिंगशी में कितने एम्पर्स स्माइल के जार छुपा रखे हैं? क्या वाइन शॉप से ये जार्स डायरेक्ट तुम्हारे जिंगशी में डिलीवर होते हैं क्या? ऐसा कहकर वो हंसने लगता है और वांगजी हमेशा की तरह सिर्फ सिर हिला देता है, क्योंकि वो ये बात अभी सीक्रेट ही रखना चाहता था कि किस तरह वांगजी खुद वाइन शॉप पर जाकर वेइंग के लिए एम्प्रेस स्माइल के जार खरीदा करता था और जिंगशी में छुपा कर रखता था। वेइंग एम्प्रेस स्माइल पीते हुए वहीं लेट जाता है और वांगजी से कहता है, लंजा, तुम मुझे बहुत बिगाड़ रहे हो। अगर मुझे इसकी आदत पड़ गई तो संभल कर रहना, कहीं मैं तुमसे कुछ ऐसा ना मांग लूँ जो तुम शायद मुझे ना दे पाओ। वांगजी उससे कहता है, वेइंग, तुम्हें बस खुश रहना चाहिए। तो वेइंग कहता है, लंजा, मैं जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ तो खुश रहता हूँ। वांगजी वेइंग से कहना चाहता था तो वेइंग हमेशा के लिए यहाँ रुक जाओ, लेकिन वो उससे नहीं कह पाया और वो उससे पूछता है, क्या तुम इस बार लंबे समय के लिए यहाँ रुकोगे? लेकिन वेइंग उसका कोई जवाब नहीं देता और वांगजी के बेड पर ही लेट जाता है और वो वांगजी से पूछता है, 9 बज चुके हैं, अब ये बेड टाइम है ना? वांगजी कहता है, हाँ वेइंग, लेकिन अगर तुम चाहो तो जागे रह सकते हो। लेकिन वेइंग उससे कहता है, अगर मैं सोना चाहूँ तो? वांगजी कहता है, तो तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम चाहते हो। दोनों अपने स्लीप वेयर में आ जाते हैं और जिंगशी में सिर्फ एक बेड होने की वजह से दोनों वहीं पर लेट जाते हैं। वेइंग बार बार करवट लेते वक्त वांगजी से टकरा जाता है और मुस्कुराने लगता है। अब वेइंग वांगजी के शोल्डर्स को पकड़ता है और उसकी आंखों में देखने लगता है जैसे वो उससे किस करने के लिए परमिशन मांगना चाहता हो। वांगजी वेइंग को अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था और उसे सब कुछ कन्फेस कर देना चाहता था, लेकिन वांगजी कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता ही है तभी वेइंग उसे किस करने लगता है। वांगजी भी उसे एक्सेप्ट करता है और दोनों के बीच में एक पैशनेट किस होती है और दोनों के बीच में वो सब कुछ हुआ था जो वांगजी ने इमेजिन भी नहीं किया था। अब फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। वेइंग का लेटर मिलते ही वांगजी बेचैन को हाथ में लेता है और बिना कोई देरी किए क्लाउड रेसेस से वेइंग की तलाश में निकल जाता है। वो गोसू की रोड्स पर, शॉप्स पर, मार्केट में हर जगह देखता है कि कहीं तो उसे वेइंग या उसका डंकी लिटिल एप्पल दिखाई दे, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता। 2 घंटे तक ढूंढने के बाद भी वांगजी को गोसू में वेइंग नहीं मिलता। वांगजी को समझ नहीं आता कि वेइंग इतनी जल्दी कहाँ चला गया होगा। कुछ समय बाद वो वापस क्लाउड रेसेस में आ गया था। वो वेइंग को तब तक ढूंढ लेना चाहता था जब तक वो उसे मिल ना जाए, लेकिन अब वो एक चीफ कल्टीवेटर बन चुका था तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी। ऐसा सोचकर उसने कुछ लोगों को वेनिंग को बुलाने के लिए भेजा। अब कुछ समय बाद वेनिंग वहाँ पहुँचता है। वेनिंग वांगजी से कहता है, मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ मास्टर लैन? वांगजी उससे कहता है, वेनिंग, मेरे और वेइंग के बीच में कुछ गलतफहमी की वजह से वेइंग चला गया है। मैं उस गलतफहमी को ठीक करना चाहता हूँ। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि गलतफहमी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि जब तक मैं उससे बात नहीं करूँगा तो शायद वो कभी भी क्लाउड रेसेस वापस नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए वेइंग को ढूंढने के लिए जाओ और उससे कहना कि मैं उससे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। वेनिंग कहता है, मास्टरलैंड, मैं समझ गया हूँ। मैं अभी ही मास्टर वे को ढूंढने के लिए निकलता हूँ। वेनिंग वहाँ से जाने लगता है तो वांगजी उससे कहता है, अगर वेइंग वापस आने में हेजिटेट करे तो उससे कहना मैंने ये रास्ता उसके साथ चुन लिया है और मुझे किसी भी बात का कोई रिग्रेट नहीं है। अब 2 हफ्ते बीत चुके थे लेकिन वेइंग का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा था। वांगजी हर रात वेइंग का ड्रीम देखा करता था कि वेइंग वापस आ गया है, लेकिन जब भी वो सुबह उठता तो वो जिंगशी में अकेला ही हुआ करता था। अब वांगजी को लगता है कि शायद वेइंग लोटस कोव गया होगा। वो बेचैन लड़कर तुरंत लोटस कोव की तरफ निकल जाता है।
एक चीफ कल्टीवेटर का बिना किसी अनाउंसमेंट के इस तरह किसी क्लैन में पहुंच जाना बहुत गलत था, क्योंकि जैंग क्लैन को चीफ कल्टीवेटर यानी लांगवांग जी को अच्छे से ट्रीट करने का मौका भी नहीं मिला था। लेकिन अभी वांग जी को ये चिंता नहीं थी कि वो एक चीफ कल्टीवेटर है, उसे बस वेइंग की चिंता थी। वांग जी 15 मिनट तक लोटस कोव के गेट पर ही इंतज़ार करता रहता है। तभी जंगशा वहाँ आता है। जंगशा उससे कहता है, योर एक्सलेंसी, आपके यहाँ आने की हमें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। वांग जी कहता है, सैक लीडर जांग, मैं यहाँ क्लैन बिजनेस से नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे भाई को ढूंढने आया हूँ। क्या वेइंग यहाँ है? जंगशा कहता है, वे वुशियन यहाँ नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है वो तो आपके साथ था ना। वांग जी को कहीं ना कहीं पता था कि वेइंग यहाँ नहीं आया होगा। वांग जी कहता है, सैक लीडर जांग, हम दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं उसी को ठीक करना चाहता हूँ। जंगशा मजाक बनाते हुए कहता है, तो तुम दोनों की परफेक्ट रिलेशनशिप में ऐसा क्या हो गया? वांग जी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, अगर वेइंग यहाँ वापस आए तो क्या आप प्लीज़ उसे क्लाउड असेस में वापस आने के लिए कह सकते हैं? मैं हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक करना चाहता हूँ। जंगशा फिर उसे कहता है, अगर वेवुशन ही तुम्हें नहीं देखना चाहता तो मैं उसे क्यों कन्विंस करूं कि वो तुम्हारे पास आए? वांग जी कहता है, मैं फिर से आपसे कहता हूं कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और मैं रिक्वेस्ट करता हूं अगर आप उसे देखें तो प्लीज़ आप उसे मुझसे मिलने के लिए कहें। जंगशा कहता है, ठीक है, मैं उसे तुम्हारा मैसेज दे दूंगा, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि वो मेरी बात सुनेगा भी या नहीं। वांग जी उसे थैंक्स बोलता है। जंगशा उसे अंदर इनवाइट करता है तो वांग जी उससे कहता है, ये कोई क्लान बिजनेस नहीं था, मैं किसी अर्जेंट मैटर की वजह से आया था। मुझे माफ़ कीजिए कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया, अब मैं वापस चलता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। वेनिंग की तरफ से भी अभी तक वेइंग को लेकर कोई न्यूज़ नहीं आई थी। अब वांग जी को वेइंग की और भी ज़्यादा चिंता होने लगी थी। वांग जी क्लान के कुछ मैटर्स को सॉल्व करते हुए चिंगशी में बैठा सोच रहा था। उसने 16 साल तक वेइंग का इंतज़ार किया। 16 साल बाद वेइंग को वापस देखकर जब उसका दिल फिर से जिंदा होने लगा था, वो वेइंग का ख्याल रखना चाहता था, अपना लव उससे कन्फेस करना चाहता था, लेकिन अब वेइंग फिर से उसके सामने से गायब हो चुका था। वो अपने और वेइंग की उस नाइट के बारे में ही सोच रहा था और वो सोचने लगा कि काश मैंने उस दिन ही वेइंग को अपना लव कन्फेस कर दिया होता। कभी कभी वांग जी को लगता था कि वेइंग को सच में लगता है कि उसने वांग जी का फ़ायदा उठाया है, या उसे उस रात का रिग्रेट होता है। तो गाइज़, इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना अभी तक की स्टोरी आपको कैसी लगी और वेइंग वांग जी को कब तक मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बॉटम लांगवांग जी स्टोरी है, ये मेल प्रेगनेंसी स्टोरी है, तो इसमें लांगवांग जी को आगे प्रेग्नेंट दिखाया जाना है। तो क्या आप उसके लिए रेडी हैं या फिर नहीं? अगर नहीं है तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट शेयर नहीं करूँगी। कम से कम वीडियो को 1.5 के लाइक्स तक पहुंचा देना, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी चाहिए। ओके यार, इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए फ़ैन फिक्शंस ढूंढ ढूंढ कर लाती हूँ और फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हो तो बिल्कुल मेहनत बेकार है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।